चुनाव अभी तक हुए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए जुतम पे जा रहे हो, लड़ूंगा। अरे आप समझ नहीं रहे, आप जोधपुर में मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हो, तो इसमें क्या है, तो हार जाओगे। पर 3-4 दिन के प्रचार के बाद व्यास जी को एक बात बहुत ढंग से समझ में आई कि हारेंगे और बुरे हारेंगे। छोड़ो, उसने 24 खड़े के सारे जीत गए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, पूरे मारवाड़ के अंदर वोट नहीं है। और ये प्रजामंडल वाले सारे वागड़ के गांधीन, राजस्थान के गांधीन, सबकी जमानतें जत है, पंछीड़े सारे गायब हुए। राजस्थान में कुछ भी प्रजामंडल नहीं हुआ था, इसलिए जब मैंने पहले दिन मॉडर्न शुरू की थी, मैंने तब भी कहा था कि अगले कुछ दिनों तक हम खूब सारा झूठ पढ़ेंगे। अब वर्मा जी के जीवन का एक ही सपना, जयेंद्र व्यास को सीएम पद से हटा। वो एक आदमी इसने व्यास जी को वोट दिया, वो खुद टीकाराम पालीवाल है, हीरालाल शास्त्री। अच्छा, जयेंद्र व्यास और माणिकलाल वर्मा की जिंदगी का एक ही सपना है कि हीरालाल हटे। अब इन्होंने शिकायतें करनी शुरू की, हीरालाल भ्रष्ट है, हीरालाल की तो राजाओं के साथ ज्यादा बनती है, ये तो सवाई मान सिंह ही मुख्यमंत्री बने हुए, ये तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, जनता की तो चलती नहीं, राजाओं की चलती है, फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या हुआ जब राजाओं की चलेगी। फाइनली इतनी शिकायतें की कि नेहरू जी ने हीरालाल शास्त्री को हटा दिया। वैसे भी हीरालाल शास्त्री को बनाने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल मर गए 1950 के एंड में, वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है। वल्लभ भाई पटेल की डेथ हुई तो अब हीरालाल जी की सुनने वाला ऊपर कोई नहीं था, हीरालाल जी को हटा दिया गया। और हटा के नेहरू जी वो भी एक दांव खेल गए, एक आईएएस को अपने राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। एक साउथ इंडियन आईएएस था अपने, सीएस वेंकटाचारी, क्या नाम था, और सीएस वेंकटाचारी को कहा कि तुम यहाँ के अब सीएम बन जाओ, हमारे राजस्थान के सीएम बन जाओ। कोई आपसे पूछेगा कि कौन से आईएएस को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या नाम था उनका? तब आईएएस को बोला करते थे आईसीएस। क्या बोला करते थे? इंडियन सिविल सर्वेंट बोला करते थे। एक इंडियन सिविल सर्विस का एक बंदा है और उसको यहां राजस्थान में क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। लिखो, 2 नंबर लिख लो, सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी क्वेश्चन लिख लेना, आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट। अब बोलते ना आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले बोला करते थे इंडियन सिविल सर्विस। अब जयेंद्र व्यास के माणिकलाल वर्मा के सपनों पे पानी, तो उन्होंने नेहरू जी को वापस जाकर कहा कि अरे आप समझे नहीं बात पूरी। 2 डिमांड थी, हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ। आपने तो खाली एक ही डिमांड मानी, हीरालाल को हटाया, हमें भी तो बनाओ। फिर बेचारे सीएस वेंकटाचारी को भी हटाया और तीसरे बनाए गए जयेंद्र व्यास। लिखो, जयेंद्र व्यास। उस दिन व्यास जी को नींद आई ढंग से, इतने दिन तो व्यास जी घुंघरू लेके घूम ही रहे थे। आई बात समझ? ये 2 साल की प्रक्रिया में 3 सीएम आ गए। 1950 से 1952 में तो पहले चुनाव हो गए थे, 2.5-3 साल मान लो। ये 2.5-3 साल की प्रक्रिया में के अंदर 3 सीएम बन गए अपने मनोनीत। कौन कौन बन गए? सीएस वेंकटाचार्य। चुनाव अभी तक हुए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए जुतम पे जा रहे हैं बिना चुनाव के। अब आ गए 52 में का साहब चुनाव है। 52 में क्या है? चुनाव। कौन लड़ेगा भाई? कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी? देश की एक ही पार्टी कांग्रेस। आजादी से पहले से कांग्रेस चली आ रही थी। हम कह सकते हैं राजस्थान में तो कांग्रेस थी नहीं, पर प्रजामंडल वालों को कांग्रेस का समर्थन था, तो ये प्रजामंडल वाले सारे के सारे क्या ज्वाइन कर गए? कांग्रेस। तो प्रजामंडल वाले सारे तो कहां से खड़े हो गए? कांग्रेस। सामने को दूसरी पार्टियां थी नहीं, तो पूरे भारत में नहीं थी। ले देखिए, एक थोड़ी पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी हुआ करती? कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनका अपने राजस्थान में ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। एक पार्टी हुआ करती बीजेपी की मम्मी, भारतीय जनसंघ। क्या हुआ करती? भारतीय जनसंघ। तो वो भी बाद में बनी थी, उसका भी बाद में कोई लेना देना हुआ था। पहले चुनाव तक अपने राजस्थान में जनसंघ का भी इतना कोई लेना देना नहीं था। पर यहां पर अपने एक नई पार्टी बनी, राम राज्य परिषद। क्या पार्टी बनी? पार्टी तो पुरानी थी, भारत की पार्टी थी। करपात्री जी महाराज एक हुआ करते थे, करपात्री जी महाराज की पार्टी थी। पर राजस्थान में उसको हैंडल यदि कोई बंदा कर रहा था तो वो थे जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह। तो कौन थे? कि भाई जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा भाई मैं ये पार्टी संभालूंगा, राम राज्य परिषद की जितनी भी टिकट बंटेगी मैं बांटूंगा। ठीक है। कल मैं आपको बता रहा था कि जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो ये बात कर रहा था कि पृथ्वी पर नहीं चाहिए, हमें राज प्रमुख के लिए पद भी नहीं चाहिए। तो वो आदमी पूरा डेमोक्रेटिक ही हो गया और उसने कहा चुनाव लड़ेंगे अपने।
और उसने कहा राम राज्य परिषद पूरे मारवाड़ में चुनाव लड़ेगी। भाई वो मारवाड़ का राजा था तो पूरे मारवाड़ में चुनाव लड़ेगी। अपने 24 एमएलए खड़े किए उसने। कितने एमएलए खड़े किए? 24 एमएलए खड़े किए उसने। पर बाकी राजस्थान में तो उसको पता था भाई जोधपुर के राजा कोटा में तो कौन जानेगा, पर जोधपुर के राजा को जोधपुर में तो जानते हैं। तो जोधपुर में, पाली में, नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालोर में, सिरोही में, ऐसे करके उसने इधर अपने 24 एमएलए खड़े कर लिए। भाई मारवाड़ में 24 एमएलए खड़े करूंगा। बाकी कांग्रेस के सामने कोई पार्टी नहीं थी। सीधी सी दिख रहा था भाई कांग्रेस जीत ही जाएगी। कई जगह निर्दलीय नेता खड़े हुए, उनका जरूर जनाधार था, क्या निर्दलीय भी जीत सकते हैं। कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? ये सारे नेता जिनके हमने नाम पढ़े। जयनारायण व्यास लड़ रहे, माणिकलाल वर्मा लड़ रहे, गोकुल भाई भट्ट लड़ रहे, भोगीलाल पांड्या लड़ रहे, जितने प्रजामंडल वाले नाम पढ़े, ये सारे के सारे चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी विडंबना है कि 1952 का चुनाव ये सारे हार गए। प्रजामंडल वाले जितने नेता थे, इनमें सिंगल आदमी चुनाव नहीं जीता। ये सारे के सारे चुनाव आ रहे, और उसमें सबसे बुरी तो इनके साथ ही हुई, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास सिटिंग सीएम है, सिटिंग सीएम है बंदा, सीएम है राजस्थान का, जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? किसके सिंबल पे? कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। राम राज्य परिषद से महाराजा खुद खड़े हो गए। महाराजा ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा भाई इधर से। हनुमंत सिंह महाराजा, हनुमंत सिंह राम राज्य परिषद से, और व्यास जी किससे खड़े हैं? कांग्रेस। तो व्यास जी महाराजा से मिलने गए, और व्यास जी ने महाराजा को जाकर कहा कि राजा जी मैंने सुना आप चुनाव लड़ रहे हो। राजा जी ने कहा हाँ व्यास जी, अब तो डेमोक्रेसी आ गई, 5 साल हो गए, राज्य रजवाड़े तो लद गए कब के, अब सारे लोग बराबर है, सारे लोग बराबर है। अब तो राज वो करेगा जो चुनाव में जीत के आएगा। तो यार क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमाए, क्या पता हम भी जीत जाए। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा निर्णय आपका, लड़ना ही चाहिए चुनाव, उसमें क्या संविधान अधिकार देता है कि कोई भी आदमी भारत में चुनाव लड़ सकता है। पर आप प्लीज राजा जी जोधपुर से चुनाव मत लड़ो, और कहीं से चुनाव लड़ लो। क्यों? मैं जोधपुर का राजा हूं तो जोधपुर में लड़ूंगा, और कहां लड़ूंगा? अरे आप समझ नहीं रहे, आप जोधपुर में मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हो, तो इसमें क्या है? तो हार जाओगे और बेइज्जती होगी आपकी कि साहब जोधपुर का राजा जोधपुर में चुनाव हार गया। मुझे ये बुरा लगता है। देखो मैं भले आपके खिलाफ हूं, लेकिन मैं जोधपुर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, और मुझे बहुत बुरा लगेगा कि लोग कहेंगे कि जोधपुर का राजा हार गया, जोधपुर का राजा हार गया। मेरी जीत से ज्यादा आपकी हार के चर्चे होंगे। और प्लीज आप ऐसा महाराजा साहब मत कीजिए। महाराजा साहब ने कहा व्यास जी चाय कंप्लीट करो, एक बार चाय पी लो पूरी, फिर बात बताता हूं मैं। व्यास जी ने चाय कंप्लीट की तो उनका व्यास जी सुनो, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से राम राज्य परिषद का चुनाव लड़ रहा है। यदि मैं चुनाव ना लड़ूं और बाटा खड़ा कर दूं, बाटा पत्थर, मैं यदि जनता कहूं कि व्यास जी के सामने, व्यास जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, व्यास जी के सामने मेरी तरफ से पत्थर लड़ रहा है, पत्थर जीतेगा, आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। व्यास जी दिमाग से निकाल देना कि जोधपुर से आप मेरे सामने चुनाव जीत सकते हो। मेरे छोड़ो, किसी को खड़ा कर दिया जोधपुर में, पत्ता नहीं लेगा मेरे बिना। व्यास जी ने कहा 5 साल हो गए आपका राज गए, तो देख लेंगे, सरफरोशी की तमन्ना, पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। व्यास जी ने कहा ठीक है। पर 3-4 दिन के प्रचार के बाद व्यास जी को एक बात बहुत ढंग से समझ में आई कि हारेंगे और बुरे हारेंगे, गली वाले वोट नहीं देंगे अपने को। तो व्यास जी ने एक जगह से और पर्चा भर दिया अपना, जालोर। कहां से भर दिया? एक आदमी 2 जगह से लड़ सकता है? 2 क्यों 3-3 से लड़ लिया करते पहले तो। मोदी जी लड़े थे, पहली बार लड़े, बनारस से भी लड़े थे, इधर अहमदाबाद से लड़ लिया करते हैं। तो 2 जगह से पर्चा भर दिया, जोधपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं और जालोर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगह से व्यास जी की जमानत जब्त है, जमानत जब्त है, 10% वोट नहीं है। और दोनों जगह से महाराजा के आदमी जीते हुए हैं। एक जगह तो महाराजा खुद जीता हुआ है, दूसरी जगह महाराजा ने अपना जो भी बंदा खड़ा किया था वो जीता है। और छोड़ो, उसने 24 खड़े किए, सारे जीत गए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, पूरे मारवाड़ के अंदर वोट नहीं है। और ये प्रजामंडल वाले सारे, वागड़ के गांधीन, राजस्थान के गांधीन, सबकी जमानतें जत है, पंछीड़ेन सारे गायब हुए। सिंगल चुनाव नहीं जीता 52 वाला। तब बड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि जो प्रजामंडल में अपने 5 दिन लगाते हैं कि प्रजामंडल वालों ने ये किया, प्रजामंडल वालों ने वो किया, ये डंका झूठ है। राजस्थान में कुछ भी प्रजामंडल नहीं हुआ था। इसलिए जब मैंने पहले दिन मॉडर्न शुरू की थी, मैंने तब भी कहा था कि अगले कुछ दिनों तक हम खूब सारा झूठ पढ़ेंगे। ये पूरा झूठ है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं का होता है। जो जीतता है वो इतिहास को अपने तरीके से लिखवाता है। कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस का राज था, इसलिए उस टाइम यदि किसी आदमी ने कांग्रेस में रह के किसी पे कांकरा भी फेंक दिया, कांकरा समझते हो, छोटा भाटा भी फेंका, तो भी लिखा गया महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी
जिन्होंने अपने बम मार मार के अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाने का जो कार्य किया था, कुछ भी नहीं किया भाई साहब। अच्छा, फिर कोई कहता है कि क्यों हार गए, तो रीजन दिया जाता है साहब राजाओं का राज था, तो राजाओं की चल रही थी तब तक, और जनता बेचारी राजाओं से डरती थी, और राजाओं के डर के मारे और 52 में उन्होंने जनता ने किसको वोट दे दिए, राजाओं। चलो, आजादी के 5 साल बाद जनता राजा से डर रही थी और जनता ने डर के मारे वोट किसको दे दिया, राजस्थान। अब दूसरी बात करते हैं, फिर क्या 47 में राजाओं को राज क्यों छोड़ना पड़ा, 47 में राजाओं को अपना विलय क्यों करना पड़ गया भारत में, तब फिर वो सेम लोग लॉजिक देते हैं, राजा डर रहे थे जनता से, राजा को डर था कि जनता पकड़ के मार देगी कहीं पर, प्रजामंडल वाले नेता खतरनाक साबित हो रहे थे, इसलिए राजा को डर के मारे और राज छोड़ने पड़े। मतलब 5 साल पहले तो राजा डर रहा था कि राज ही छोड़ना पड़ गया, और राज छूटने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बता तब वो जनता को डरा रहा था। कितने कॉन्ट्राडिक्शन है तुम्हारी बातों में, कितने विरोधाभास भरे पड़े हैं। पर अब लफड़ा दूसरा हुआ अपने कि जब सारे चुनाव हार गए तो सीएम किसको बनाए। अच्छा, उधर एक और हुआ, राम राज्य परिषद से हरवंश सिंह चुनाव जीते, जोधपुर का रिजल्ट आया, जोधपुर वाला चुनाव जीता, जालौर का रिजल्ट तब तक आया नहीं था। अब तो फोन वोन हो गए तो पता चलता है भाई रिजल्ट किसका क्या है। पहले तो क्या करते, जो जीतता है तो कमरे के बाहर पर्चा चिपकाते, फलाना जीत गया। अब आप जाके पता लगाओ कौन जीता है कौन नहीं जीता है। मैं कल परसों आपको बता रहा था कि जोधपुर वालों के पास एयरफोर्स थी, जोधपुर महाराजा खुद बहुत अच्छे पायलट थे, तो जोधपुर महाराजा अपना प्लेन लेके, अपना चार्टर प्लेन था वो लेके, और जोधपुर से जा रहे हैं जालोर, कि जोधपुर तो जीत गए, जालोर वाला रिजल्ट देख के आते हैं क्या है। खुद प्लेन चला रहे थे, साथ में खुद की गर्लफ्रेंड थी जुबेदा, क्या नाम था, जुबेदा मूवी है, कभी जुबेदा मूवी देखिए तो वो महाराजा हरवंश सिंह प्रिय जुबेदा मूवी, प्लेन क्रैश हो जाता, दोनों ही मर जाते हैं। जालोर पहुंचे नहीं थे, उससे पहले प्लेन क्रैश हो गया था। मतलब महाराजा अंतिम रिजल्ट देख ही नहीं पाए थे कि उनके सारे कैंडिडेट जीते हैं, वो अपने वाला एक रिजल्ट ही देख पाए थे। तो राम राज्य परिषद तो वैसे बिखर गई थी। 160 सीटों के लिए चुनाव हुए, कितनी सीटों के लिए, कांग्रेस 82 जीत के आई थी, 82 कितनी जीत गई, 81 पे गवर्नमेंट बन जाती है, तो गवर्नमेंट तो कांग्रेस की बननी थी, 82 तो वो जीत ही गए थे, मरते पड़ते बहुमत तक तो पहुंच ही गए थे। पर अब सीएम बनाए किसको, आपके सारे हार गए डंके डंके। अच्छा, हीरालाल शास्त्री इंटेलिजेंट पड़े, हीरालाल शास्त्री ने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, वो एमपी का लड़ गए। उनको पता था कि एमएलए का चुनाव लड़ भी लिया तो व्यास जी मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देंगे अपने को, तो लेना देना ही क्या है, तो उनका मरने दौरे, अपने तो एमपी का लड़ते हैं, तो वो यहां से चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, अपने उधर लोकसभा की तरफ चले गए। अब राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए, 2 दावेदार थे, जय नारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा, दोनों हारे, बहुत ढंग से हारे। बाकी ये जो चतुर्वेदी, कोई पांड्या जी, गोकुल भाई भट्टन, ये भी सारे हार गए। अब किसको बनाया जाए, तो फिर जय नारायण व्यास के एक थैली पकड़ थे टीकाराम पालीवाल, क्या नाम था, और जय नारायण व्यास ने कहा कि मेरी जगह किसको बना दो, टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने वो कौन बने थे, कोई जनाधार नहीं, कोई जाने नहीं, लेकिन उसके बावजूद सीएम कौन बन गए पहले, टीकाराम पालीवाल। व्यास जी बना रहे थे तो व्यास जी ने उनको बनवा दिया। तो लिखो निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक हेडिंग और डालो, टीकाराम पालीवाल। अब देखो आप, टीकाराम जी 6 महीने सीएम रहे ले दे के। जय नारायण व्यास की जिंदगी का एक ही सपना है कि अपने को तो क्या बनना है, सीएम। किशनगढ़ से एक सीट खाली होती है, किशनगढ़ के एमएलए थे चांदमल मेहता, कौन थे एमएलए वहां के, वो अपने विधायक सीट से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। अच्छा, कोई विधायक की सीट किसी भी कारण से खाली हो गई हो, भले इस्तीफा दिया हो, भले उसकी मृत्यु हो गई हो, हम कहते हैं भाई हाथों हाथ उसका क्या करवा लिया जाए, चुनाव, और जो अंतिम बचा हुआ कार्यकाल उसके लिए नया विधायक चुन लिया जाए, बाई इलेक्शन, उपचुनाव, क्या करवाते हैं, उपचुनाव, बाई इलेक्शन। तो किशनगढ़ में बाई इलेक्शन हुए, किशनगढ़ में उपचुनाव हुए, और जय नारायण व्यास ने किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, क्योंकि जय नारायण व्यास जानते थे कि मारवाड़ में तो कहीं से भी खड़े हो गए जनता वोट नहीं देगी, इसलिए अजमेर से खड़ा हुआ जाए। फिर अब सब लोगों को पता ही था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, और कांग्रेस की गवर्नमेंट और सीएम के दावेदार कौन है, व्यास जी, इसलिए किशनगढ़ से व्यास जी जीत के आए, बेचारे टीकाराम पालीवाल को हटाया, व्यास जी क्या बने, सीएम। 2 नंबर लिखो, जय नारायण व्यास। अब आप पहले बने हुए किसी आदमी को हटाओगे तो दुख तो होगा, भले ही टीकाराम पालीवाल की कोई औकात नहीं थी पर सीएम तो बन गए थे, किसी भी कारणों से बनो, बड़े नेता हारे तो वो बनने ही थे। अब क्या किया जाए, पालीवाल का क्या किया जाए, तो कहा कि टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बना लो, क्या बना लो, तो इस जय नारायण व्यास वाली गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम कोई बनाए गए थे, तो वो कौन बनाए गए थे, टीकाराम पालीवाल। इसी में लिखो आगे कोष्टक में, ये आरपीसी का फेवरेट सवाल है, राजस्थान का एक कौन सा मुख्यमंत्री इसे बाद में उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, कौन थे,
टीकाराम पालीवाल। तो एक कौन से मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना दिया अगर वापस मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? हरदेव जोशी। एक कौन से मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया? टीकाराम पालीवाल। अच्छा, थ्री इडियट मूवी देखिए, देखिए थ्री इडियट। उसका बहुत कॉमन सा एक डायलॉग है कि जब आप फेल होते हो तब आपको उतना दुख नहीं होता, जब दुख तब होता है जब आपका दोस्त। अब जैसे इधर जयनारायण व्यास, पहले जयनारायण व्यास भी चुनाव हारे, मणिकलाल वर्मा भी चुनाव हारे, तो दोनों दोस्त फेल फेल। और जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। व्यास जी वर्मा जी पहले ही दोस्त थे, दोनों वो उसके अंदर हारे चुनाव, दोनों हारे चुनाव, दोनों और अच्छे दोस्त बन गए। पर अब किस्मत तो पलट गई। अब व्यास जी तो चुनाव जीत के क्या बन गए? सीएम। वर्मा जी अभी पंछीड़ा गा रहे हैं। अब वर्मा जी के जीवन का एक ही सपना है, जयनारायण व्यास को सीएम पद से हटा। अब वर्मा जी, तब मैं कहता हूं अब वाले नेता गऊ है, भले हैं बेचारे, इनसे अच्छा तो कोई नेता ही नहीं है अब की पीढ़ी के जो अपने नेता है। ये पुराने वाले इतने घाघ थे जिसकी हद नहीं है। इनके तो सीडी नहीं है, बहस वीडियो आउट होने बाकी है। इनकी वीडियो आउट हो जाए तो इनके कांड पता चले क्या क्या कर गए ये सारे। अब वर्मा जी ने जाके नेहरू जी को शिकायत करनी शुरू की, व्यास को हटाओ, भ्रष्ट आदमी है ना। और राजा महाराजा की, अब राम राज्य परिषद, हनुवंत सिंह जी मरे तो टूट गई भाई, आपका नेता ही था, नेता मर गया, नेता मर गया तो एमएलए अलग अलग हो गए। तो व्यास जी क्या किए, उन एमएलए को कांग्रेस में लिया है कि कांग्रेस ज्वाइन करवा ली। देखो साहब, राजाओं के आदमियों को कांग्रेस में लेके आ गया, ये तो राजाओं को सपोर्ट करने वाला आदमी है। जो चार्ज, जो एलिगेशन कभी व्यास जी शास्त्री पे लगा रहे थे, अब वो एलिगेशन वर्मा जी किस पर लगा रहे हैं? व्यास जी। और ज्यादा ही शिकायतें गई तो नेहरू जी को लगा मामला गड़बड़ है थोड़ा, तो नेहरू जी ने सेंटर से 2 बंदे भेजे राजस्थान की, जाओ व्यास जी से बात करो यार, राजस्थान में बगावत है, राजस्थान में कांग्रेस टूटेगी अपने, और ये कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं। आए भाई, उधर से 2 पर्यवेक्षक आए, 2 सुपरवाइजर आए, आगे व्यास जी का, व्यास जी आपके खिलाफ डिसकंटेंट है भयंकर वाला, असंतोष है, आपके एमएलए आपकी बात नहीं मान रहे हैं, एमएलए जाके दिल्ली शिकायत करते हैं, इसको हटाओ। और व्यास जी का एमएलए वेमएलए कोई नहीं है, वर्मा घूमता होगा, खुद तो चुनाव जीत नहीं पाया, हार गया और मुझे हटाने में लगा रहा था, मैं जानता हूं। सुपरवाइजर ने कहा बात तो सर सही है, पर वर्मा जी के साथ एमएलए भी है। अरे कि कोई एमएलए नहीं, आप तो वोटिंग करवा लो, एमएलए की क्या करवा लो? वोटिंग। यदि मेरे पक्ष में एमएलए ज्यादा हुए तो सीएम मैं, और मेरे यदि अपोजिशन में ज्यादा एमएलए हुए तो सीएम, जिसको चाहो उसको बना देना। कहा साहब ठीक है, अब का वोटिंग करवाएंगे। उधर से वर्मा जी अपने गुट को लेके, इधर व्यास जी अपने गुट को लेके गए, और व्यास जी ने वर्मा जी को हंस के कहा, वर्मा जी चुनाव तो करवा रहे हो लेकिन लड़ेगा कौन? आप तो खुद ही एमएलए नहीं हो, बिना एमएलए आप तो मेरे सामने चुनाव कैसे लड़ोगे? एमएलए के वोट होंगे। वर्मा जी ने कहा मैं तो नहीं लड़ूंगा, पर किसी को लड़वा देंगे हमारे गुट से। किसको लड़वाओगे मेरे सामने? कहा हम में सबसे जो छोटा लड़का, जो सबसे यंग एज का लड़का, उसको लड़वाएंगे। और वर्मा जी के साथ में सबसे यंग एज के थे मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम था? व्यास जी का ये कल का छोरा, मेरे बाल धोले आ गए पॉलिटिक्स करते करते, ये कल के छोरे सिखाएंगे क्या पॉलिटिक्स होती है। साहब करवाओ वोटिंग। 110 वोट थे यहाँ पर। कितने वोट थे? कांग्रेस के तो निर्दलीय आ गए थे, वो राम राज्य परिषद वाले टूट टाट के कांग्रेस के पास 110 वोट थे। 110 वोटों में वोटिंग करवाई गई। व्यास जी को कितने मिलते हैं और सुखाड़िया को कितने मिलते हैं? सुखाड़िया को वोट मिले 59, कितने मिले? व्यास जी को मिले 51। व्यास जी वोटिंग में चुनाव हार जाते हैं। वहां पर नए सीएम कौन बन रहे थे? मोहनलाल, लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। अब सुनो और जोरदार बात है, जब ये वोटिंग होने वाली थी कि भाई सुखाड़िया और व्यास जी के बीच में क्या होगी वोटिंग, तो सारे एमएलए को कांटेक्ट किया गया। व्यास जी सारे एमएलए कह रहे हमें वोट दो, सुखाड़िया जी कह रहे हैं हमें वोट दो। तो 9 एमएलए ने मिलकर अपना एक अलग गुट बनाया। कितने एमएलए ने मिलकर? 9 एमएलए ने मिलकर अपना एक अलग गुट बनाया। और उन 9 एमएलए ने कहा कि अपने वर्मा जी को, सुखाड़िया को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? मतलब अपने व्यास जी को नहीं देंगे, अपने देंगे किसको वोट देंगे? सुखाड़िया। उन 9 एमएलए का नेता टीकाराम पालीवाल। 9 एमएलए का नेता कौन है? टीकाराम। वो टीकाराम पालीवाल जिसको कभी व्यास जी ने सीएम बनाया था, जिसको कभी व्यास जी ने सीएम हटा दिया, अब वो नाराज था और वो कह रहा था व्यास जी को वोट नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? किसको देंगे? मोहनलाल सुखाड़ी। तो 9 आदमियों का एक गुट है, 9 आदमियों गुट किसको वोट देने जा रहा है? मोहनलाल सुखाड़ी। व्यास जी आ रहे 8 वोटों से,
व्यास जी कितने वोटों से हारे? हारने चाहिए 9 से, क्योंकि 9 लोगों का एक गुट बराबर, बाकी वोट बराबर, और ये 9 लोग किधर वोट देंगे उस पर डिपेंड कर रहा था। 9 यदि सुखाड़िया की तरफ जाते हैं सुखाड़िया जीतेगा, और 9 यदि इधर जाते हैं तो ये जीतेंगे। और ये 9 लोग इसी बात से नाराज थे, भाई टीकाराम पालीवाल को हटा दिया व्यास ने, इसलिए हम तो किसको वोट देंगे? सुखाड़िया। पर व्यास जी आ रहे 8 वोटों से, इसका मतलब 9 लोगों में से एक आदमी वोट नहीं दे के गया, और एक आदमी ने वोट किसको दे दिया? व्यास जी को। वो एक आदमी इसने व्यास जी को वोट दिया, वो खुद टीकाराम पालीवाल है। वोटिंग के लिए जब घुसने लगे तो टीकाराम पालीवाल को व्यास जी ने पकड़ा, साइड में लिया, कहा टीकाराम मैं तेरे को उप मुख्यमंत्री तो बना रहा हूं, उधर तो तेरे को कोई उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगा। तो टीकाराम जी अपने बाकी साथियों को तो कह नहीं पाए, और खुद वोट किसको दे के आगे? व्यास जी। बाकी 8 किसको वोट दे के? सुखाड़िया। और सुखाड़िया कितने वोटों से जीते? 8 वोटों से जीते हैं सुखाड़िया। ये पहली विधानसभा है, मतलब अभी पहली विधानसभा खत्म नहीं हुई है। 52 के अंदर पहली विधानसभा शुरू हुई थी, 57 में 5 साल का कार्यकाल होगा, सुखाड़िया सीएम बन गए 1954। मतलब 2 साल में राजस्थान की विधानसभा ने 3 सीएम देख लिए, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल। और इस बार सुखाड़िया जो इस सीट पर आके बैठे, एक बार जो सीट पे आके कब्जा किया, अगले 17 साल, कितने सालों तक? 17 सालों तक यदि कोई इस पद पर बैठा रहा था, वो आदमी कौन थे? कि राजस्थान के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। भाई इतने साल रहेगा तो इसी के टाइम में काम ज्यादा होगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया 54 में बने थे, 71 तक रहे। कब से कब तक? लिख लो कोष्टक में, ताकि याद रहे थोड़ा सा। कोई पॉलिटिक्स करे तो सुखाड़िया जी जैसी करे। और देखो आप, मुख्यमंत्री तो रह जाते हैं लोग, लंबे लंबे टाइम तक रह जाते हैं। अपने अशोक जी 15 साल रह जाएंगे, भले टुकड़ों में रहे हो, लेकिन अशोक जी तीसरी बार सीएम बन गए तो 15 साल अशोक जी अपने सीएम रह जाएंगे। पर सुखाड़िया जी जब सीएम बने तब उम्र थी 38 साल। उम्र कितनी थी? 38। 38 साल की उम्र में सुखाड़िया जी क्या बन गए? सीएम। 17 साल लगातार रहे, और 55 साल की उम्र में इस्तीफा। लोगों को 55 में एमएलए की टिकट मिलती है। पॉलिटिकल कैरियर किसी का आदमी का बने तो किसकी तरह बने? सुखाड़िया जी की तरह बने। आप 17 साल सीएम रहे, 55 में तो रिजाइन ही कर गए थे। ये 55 में तो ये पकड़ो साहब तुम्हारा। और 55 साल की उम्र में लोगों का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है। कि आपने भाई ये अशोक जी बने थे, तो अशोक जी जब पहली बार बने थे तो 50 साल के थे, तो तब जाके तो सीएम बन पाए थे। वो साहब 55 साल की उम्र में तो सीएम पद छोड़ गए। और कितने साल रह गए छोड़ गए? 17 साल तो याद रहेगा। और वो भी नहीं छोड़ते। एक कांड और हो गया भारत में। कांड ये हुआ कि अपने सेंटर में क्या हुआ? सेंटर में पहले चुनाव हुए 52, कांग्रेस जीतनी थी, स्वाभाविक बात है। प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू। कौन बन गए? नेहरू जी बन गए। मैंने दिन शायद बीच में ये बातें बताई थी थोड़ी सी। अब अगले चुनाव हुए 57 में वापस प्रधानमंत्री बन गए नेहरू। अगले चुनाव हुए 62 में वापस जीत गए जवाहरलाल नेहरू। पर 62 तक जाते जाते नेहरू जी बहुत बीमार रहने लग गए। ये तो चीन वाला सदमा था कि चीन को नेहरू जी हमेशा मानते थे कि अपना भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, और भाई ने पीठ में छुरा ही घोंप दिया, भाई खा गया जमीन ही पूरी तुम्हारी। नेहरू जी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए इस बात को, इसलिए बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। इसलिए चारों तरफ चर्चाएं थी, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। और एक आदमी अपना कोट पैंट सिलवा के तैयार बैठा हुआ था, मोरारजी भाई देसाई। कौन बैठे हुए थे? मोरारजी भाई देसाई। इधर मरते नेहरू जी मरते एक बार तो कार्यवाहक हाथों हाथ आज किसको बनाए? तो बना दिया गया गुलजारी लाल नंदा। किसको बना दिया? गुलजारी लाल नंदा को। बस वो तो एक बार एक्टिंग पीएम जानते हो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाई बीच में जब तक हम नया ना बना ले तुम बैठा रहे। तो अब पर नया बनाए किसको? 2 लोग दावेदार है, मोरारजी भाई देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। कौन कौन 2 दावेदार है? और पूरा पलड़ा मोरारजी भाई देसाई के पक्ष में झुका हुआ। शास्त्री जी कोई मंत्री भी नहीं थे तब तक। शास्त्री जी चालू आदमी थे, दहाप के चालू आदमी थे शास्त्री जी। और शास्त्री जी ने एक पत्रकार को बुलाया अपने पास। उस पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। क्या नाम था? और कुलदीप नैयर को समझाया कि कल के अखबार में ये न्यूज आनी चाहिए। अगले दिन कुलदीप नैयर ने एक न्यूज छापी कि कांग्रेस के सभी नेता लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर एक मत। कांग्रेस के सभी नेता लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति, सब कंसेंट दे रहे हैं इस बात पर कि किसको बना दिया जाए? लाल बहादुर शास्त्री।
तब फोन वोन तो इतने होते नहीं थे। अब दूर दराज के नेताओं ने जब सुना कि भाई सारे तैयार हो गए, अब मैंने ये पढ़ा कि यार शास्त्री जी तैयार, मैं मान लो कांग्रेस का नेता हूं कि शास्त्री जी के पक्ष में सभी कांग्रेस को, मुझे कहा सारे ही आ गए क्या, फिर मैं मोरारजी की तरफ जाके क्या करूंगा। आपने पढ़ा, आपने आपने सबको ये लगा कि सारे किसकी तरफ चले गए, शास्त्री। इसलिए मीटिंग वीर पूछा भाई हाँ शास्त्री जी की तरफ कितने, तो सबके मन में था कि सब शास्त्री जी की तरफ है, तो सबने हाथ ही किधर खड़ा कर दिया, शास्त्री जी की तरफ। इसलिए मोरारजी भाई देसाई को अपने कोट पैंट के बटन वापस खोलने पड़े और सीएम कौन बन गए, अपने शास्त्री। पर शास्त्री जी 2 साल के अंदर शास्त्री जी की तो डेथ ही हो गई। 66 में ताशकंद वाला समझौता करने के लिए शास्त्री जी रसिया पधारे और वहां पर अयूब खान और उनके बीच में ताशकंद समझौता हुआ। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर वहां पर बहुत ही संदिग्ध हालतों के अंदर, वापस सस्पेक्ट अवस्था के अंदर शास्त्री जी की लाश ही वापस आई अपने पास। तो अब शास्त्री जी के बाद किसको बनाया जाए, मोरारजी भाई देसाई एक बार वापस प्रेस करके लाए, जब मैं बनूंगा और कौन बनेगा। अब नेहरू जी जैसा बड़ा नेता चला गया था, शास्त्री जैसा ईमानदार नेता एक चला गया था, एक बार फिर कार्यवाहक बना दिया गया बीच में गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा स्टेफनी है, जब तक टायर नहीं आ जाएगा तब तक काम कौन करेगी, स्टेफनी। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार स्टेफनी बने, एक बार नेहरू जी के बाद और एक बार किसके बाद, शास्त्री। इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते जिनका नाम था के कामराज। कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या था, तमिलनाडु के सीएम रह चुके थे के कामराज, बहुत पुराने नेता थे, नेहरू जी के टाइम के नेता थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा और हिंदी नहीं आती, तमिल ही जाना करते थे ज्यादा। तो के कामराज के भी मन में थी कि यार मैं बनूं, पर के कामराज जानते थे कि यार भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री बने उसे हिंदी तो आनी चाहिए, बिना हिंदी वाले को तो भारतीय जनता प्रधानमंत्री कैसे स्वीकार कर लेगी। तो के कामराज को लगा मैं तो बन नहीं सकता, और यदि मोरारजी भाई देसाई बन गया तो मेरी चलने नहीं देगा, इसलिए किसी ऐसे बंदे को बनाया जाए तो मेरी चलती रहे। इसलिए लेके इंदिरा गांधी को। किसको लेके, इंदिरा गांधी बोलती बोलती नहीं थी, चुपचाप रहा करती थी। और इंदिरा गांधी, अब ये के कामराज नेहरू जी के साथ के नेता थे, तो कभी मान लो नेहरू जी के घर पे गए हैं तो इंदिरा गांधी तो दो खाती थी, अंकल नमस्ते। के कामराज ये पूछते होंगे अच्छा इंदू कौन सी क्लास में आ गई तुम, इंदू कहती होगी इस बार 8th में आ गई, इस बार 10th में आ गई, वेरी गुड, कितने % आए, इस बार कम आए तुम्हारे, साइंस पढ़ा करो अच्छे से बेटे। तो के कामराजन तो यार भौमिये थे, पुराने नेता थे। तो के कामराज को लगा कि इंदिरा गांधी को बना देते, और जैसे ही कहा कि इंदिरा के नाम पे कांग्रेस राजी होगी, नेहरू की बेटी है, नेहरू की बेटी के नाम पे राजी हो, नेहरू जी की बेटी है, नेहरू जी की बेटी है, लो साहब इंदिरा को बना दो। मोरारजी भाई देसाई को जब पता चला कि मुझे नहीं बना रहे, किसको बना रहे हैं, इंदिरा, और मोरारजी भाई देसाई ने कहा ये गूंगी गुड़िया ये बनेगी, आप यही बनेगी। अब उस गूंगी गुड़िया को 66 के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उस गूंगी गुड़िया ने बताया कि उसके पंख है, उसके पास क्या है, उसने सबसे पहले बातें माननी बंद किसकी की, के कामराज की बातें माननी बंद की। के कामराज का तुम्हारी बातें नहीं मान रहे। वो 66 में बनती है, इतने में एक नया पंगा था 69 में। 67 में दोबारा चुनाव होते हैं, 62 वाले चुनाव कब, 67 इंदिरा वापस जीत गई, इंदिरा वापस जीती, थोड़ी प्रभावशाली होती जा ही रही थी। इतने में 69 के अंदर एक पंगा होता है। पंगा यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति की डेथ हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने पद पे रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कर लिया जाना चाहिए, 6 महीनों के अंदर अंदर कर लिया जाना चाहिए। और जब तक आप नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेते तब तक आपका जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह काम, वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करे। उन दिनों अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते वो थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी अपने वाइस प्रेसिडेंट थे। और उधर जो आपके जाकिर हुसैन की डेथ होती है पद पे रहते हुए, तो अब वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। अब नए चुनाव करवाने, राष्ट्रपति के नए चुनाव करवाने हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग होती है बेंगलोर। कहां पर मीटिंग होती है, बेंगलोर में कांग्रेस की मीटिंग होती है कि भाई कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बने। जैसे अभी है, इस बार राष्ट्रपति पद में भाई बीजेपी ने कहा हमारी तरफ से तो द्रौपदी मुर्मू, और कांग्रेस वालों ने कहा हमारी तरफ से यशवंत सिन्हा। तो वैसे बात की भाई कांग्रेस की तरफ से कौन बने। इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए बाबू जगजीवन राम। किसको बनाया जाए, बहुत बड़े दलित नेता थे बाबू जगजीवन राम। आपने बाबू जगजीवन राम का नाम नहीं सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा मीरा कुमार, लोकसभा की अध्यक्ष थी बीच में अपने मीरा कुमार। आपने मीरा कुमार ही नहीं सुना होगा, नहीं पो दो पूरी आप एकदम। मीरा कुमार अभी मनमोहन सिंह जी वाले टाइम अपने लोकसभा की क्या थी, अध्यक्ष। मीरा कुमार के पिताजी थे बाबू जगजीवन राम, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के बड़े बड़े पदों पे रहे थे। तो इंदिरा गांधी का चाहना था कि देश का राष्ट्रपति कौन बन जाए, बाबू जगजीवन राम। मीटिंग होती है, मीटिंग में शायद 15 वोट, ऐसे कार्यकारिणी के 15 वोट थे।
के कामराज का इनका कहना था कि भारत का जो राष्ट्रपति बनना चाहिए वो बनना चाहिए नीलम संजीवा रेड्डी। कौन बनना चाहिए? आदमी है ना, नीलम नाम देके कंफ्यूज नहीं होना आपने। एनएस रेड्डी तमिलनाडु के नेता थे बड़े, और एनएस रेड्डी को बनाया जाना चाहिए। एनएस रेड्डी उन दिनों लोकसभा के स्पीकर थे। एनएस रेड्डी कौन थे? लोकसभा के, इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी की और एनएस रेड्डी की बनती नहीं थी, तो इंदिरा गांधी तो चाह रही है एक बार एनएस रेड्डी को ना बनाया जाए, किसको बना दिया जाए? जगजीवन राम। के कामराजन ये चाहते हैं किसको बना दिया जाए? नीलम संजीवा रेड्डी। वोटिंग करवाई, कहा कि भाई जगजीवन राम के पक्ष में कौन, नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में कौन? जगजीवन राम के पक्ष में एक ही वोट आया, खुद इंदिरा गांधी का। बाकी पूरे कांग्रेस के जो बूढ़े नेता बैठे थे सारे के सारे वोट किसको दे गए? इंदिरा गांधी अपने होटल के कमरे में जाके बहुत गुमसुम सी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी सोच रही है यार कांग्रेस में नहीं चल रही तो रिजाइन ही कर देती हूँ, इस्तीफा दे देती हूँ यार, टाबर संभालूं घर में। और फिर क्या मतलब है जब पार्टी के अंदर ही मेरी नहीं चल रही। और इंदिरा गांधी इस्तीफे के बारे में विचार कर ही रही है, तभी इंदिरा गांधी के पास में एक युवा नेता जाता है कांग्रेस का, बहुत यंग लीडर जाता है, और वो जा कहता है कि मैडम आपको रिजाइन क्यों कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको रिजाइन, और आपको उल्टा आपका जो भी कैंडिडेट खड़ा हो उसके पक्ष में प्रचार करना चाहिए। पर कहा पार्टी यदि नीलम संजीवा रेड्डी को बना रही है तो मैं तो नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में जाऊंगा। उस युवा नेता ने वापस कहा कि मैडम नीलम संजीवा रेड्डी, ये नीलम संजीवा रेड्डी, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होने के बावजूद आपके खिलाफ मीटिंग करता है, सरेआम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मीटिंग करता है, इसको वोट दें। अब दिमाग खराब हो गया मैडम, मतलब कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट अब नीलम संजीवा रेड्डी होगा। मैडम ने वापस पूछा कि पूरी कांग्रेस नीलम संजीवा रेड्डी को बनाना चाहती है, जेंटलमैन तुम वोट किसको दोगे? यदि कांग्रेस ने कह दिया नीलम संजीवा रेड्डी, तुम तो खुद कांग्रेस के मेंबर हो। उस युवा नेता ने वापस जवाब दिया कि यदि मैडम नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाती है तो मैं वोट अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं दूंगा, इस आदमी को वोट नहीं दिया जाएगा। और मैडम आप तो हम साथ खड़े हैं आपके, ये बूढ़ी कितने है, कितनी इनकी पॉलिटिक्स है, युवा सारे आपके साथ है और मेरे साथ और खूब सारे हैं, आप तो अपना कैंडिडेट खड़ा करो। मैडम दिल्ली वापस आती, दिल्ली आते आते मैडम का दिमाग घूमता है और मैडम आके घोषणा करती है कि मेरी तरफ से वीवी गिरी, मेरी तरफ से। अब कांग्रेस में दो कैंडिडेट, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो तो नीलम संजीवा रेड्डी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है वीवी गिरी। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? एमएलए और एमपी। कौन वोटिंग करते हैं? एमएलए। अब कांग्रेस के एमएलए और एमपी तो फंस गए ना बेचारे, कांग्रेस के एमएलए और एमपी किसको वोट दे? पार्टी कह रही है वोट दो नीलम संजीवा रेड्डी को, पार्टी की प्रधानमंत्री है वो करिए वोट किसको दो? वीवी गिरी। तो अपने सुखाड़िया जी ने पूछा मैडम से कि मैडम वोट देने किसको ये तो बताओ, और मैडम ने साफ साफ कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज, अंदर के राम जी से पूछा जाए, अंदर का राम जी कहे कि नीलम संजीवा रेड्डी को देना, नीलम संजीवा रेड्डी को दो, यदि वीवी गिरी को देना तो वीवी गिरी को दो। और सुखाड़िया जी ने अंदर के राम जी से पूछा कि राम जी वोट किसको दे, और सुखाड़िया जी के राम जी ने जवाब दिया कि वोट दिया जाए नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए अपने राजस्थान वाले सारे एमएलए वोट किसको देके है? नीलम संजीवा रेड्डी। जीत गए वीवी गिरी। जीते कौन? इस बार इंदिरा को पता चला कि बूढ़ियों के पास तो वोट ही नहीं है, वोट तो मेरे पास है, ये सारे यंग लीडर तो मेरे साथ में खड़े। वो यंग लीडर जो उस दिन इंदिरा गांधी को जाके समझा रहे थे वो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो उस दिन कह रहा था कि यदि एनएस रेड्डी खड़ा हो तो मैं अपना वोट कहां फेंक दूंगा? अरब सागर में जाकर वोट फेंक दूंगा। अब इंदिरा को पता चला कि यार इन बूढ़ियों के पास कुछ नहीं, इंदिरा ने कांग्रेस तोड़ दी, तो मैं तुम्हारी कांग्रेस में हुई नहीं, मेरी कांग्रेस अलग है, कांग्रेस आई। तो अब जो ये कांग्रेस है ना अपनी, ये कांग्रेस आई है। कभी आप नोटिस करना जब चुनाव उनाव होते तो बात है कांग्रेस आई के उम्मीदवार को वोट देकर विजय बनाए, और जो बूढ़िए थे उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई थी कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं। पर बूढ़ियों वाली कांग्रेस बाद में इतनी पिटी कि उस कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं। अब जो कांग्रेस है इंदिरा वाली कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है। और अब इंदिरा को पता चला कि मेरे खिलाफ कौन कौन थे, पता चला सुखाड़िया जी खिलाफ थे, इसलिए सुखाड़िया जी को मैसेज किया, सुखाड़िया जी चुपचाप इस्तीफा दे दो तो सबसे अच्छी बात है, वरना बर्खास्त करेंगे। सुखाड़िया जी को लगा बर्खास्त करेंगे तो बेइज्जती होगी, चुपचाप दे देते हैं, इसलिए सुखाड़िया जी ने चुपचाप इस्तीफा दिया। तो इंदिरा गांधी ने भी लाज रखी और साउथ इंडिया में राज्यपाल बना दिया। 55 साल की भरी जवानी में राज्यपाल बनना, ओहो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी के साथ। पर अब दिक्कत ये थी कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए। लंदन के एक होटल के कमरे में एक फोन घनघनाता है, उधर से सामने से कोई फोन उठाता है और वो कहता है कि भाई साहब अभी रूम में नहीं है, भाई साहब बाहर गए हुए हैं। लाइन पर मैडम खुद थी और मैडम ने कहा कि जैसे भाई साहब आए कहना कि मैं बात करना चाहती हूँ। भाई साहब आए, रात कहा गए मैडम आपसे बात करना चाहती, मैडम को वापस फोन मिलाया गया,
लाइन पे लिया गया मैडम को। भाई साहब ने कहा कि हाँ क्या कर रहे थे आप भाभी जी, क्या कर रहे थे, कि फटाफट जयपुर जाओ और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो। वो जो भाई साहब उधर से बात कर रहे थे वो थे बरकतुल्ला खान। कौन थे? बरकतुल्ला खान। राजस्थान के चौथे सीएम कौन बना दिए गए थे? बरकतुल्ला खान। लिखो, बरकतुल्ला खान। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे बरकतुल्ला खान। अशोक जी से पहले जोधपुर के कोई सीएम बने थे तो बरकतुल्ला खान ही थे, इसलिए अपने जोधपुर वाले स्टेडियम का नाम बरकतुल्ला खान स्टेडियम है। बाद में बरकतुल्ला खान साहब लंबे टाइम तक जिंदा ही नहीं रह पाए थे। बरकतुल्ला खान साहब 71 में बनते हैं, 72 में वापस चुनाव, 71 में लास्ट में चुनाव करवा लिए थे, वापस से एक बार सीएम बने। पहले चुनाव से पहले बने, चुनाव के बाद बने, इतने में इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो बाद में बना दिया हरदेव जोशी। फिर हरदेव जोशी को हटा के बनाया शिवचरण माथुर, फिर शिवचरण माथुर को हटा के फिर बनाया आपके इनको हीरालाल देवपुरा, फिर बीच में बने हरदेव जोशी। वापस चुनाव में वापस आए हरदेव जोशी, उसके बाद में वापस आए आपके भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद में आ गया अशोक गहलोत, उसके बाद में आगे वसुंधरा राजे, फिर आ गया अशोक गहलोत, फिर आगे वसुंधरा राजे, फिर आ गया अशोक गहलोत। अल्लाह जाने कौन आए और कौन नहीं आए भाई साहब। लिखो 7वां चरण।